जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिंदी, और हिंदी के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि कल आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। बस आप थोड़ा सा समय दीजिए, आपका समय बर्बाद नहीं होने दूंगा, इतना तो विश्वास कर ही सकते हो आप। बस ये टॉपिक पढ़कर जाना, यहाँ से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, आप इतना विश्वास रखो। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला टॉपिक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि एक प्रकार का निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक प्रकार का निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के की कौन सी विद्या है? अब ध्यान देंगे, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की कौन सी विद्या है? तो निबंध विद्या है। कौन सी विद्या है? निबंध विद्या है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो वो हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था बच्चों? दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए थे? बाबू ध्यान देना, किसके प्रोत्साहन राशि पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क, फिर वहां से लंदन गए थे? बड़ोदरा नरेश के पैसों पर उन्होंने प्रोत्साहन राशि दी थी, जिनके प्रोत्साहन राशि से ये उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? पहले न्यूयॉर्क गए और फिर वहाँ से लंदन गए। एंड अगला क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रमुख प्रेरित व्यक्ति कौन थे? तो उनके प्रेरित व्यक्ति जिनसे उनको प्रेरणा मिलती थी वह थे बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माण में किसकी अहम भूमिका थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर हैं। कौन हैं? भीमराव। एंड हिस्ट धम्मा के लेखक कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का संपूर्ण वाग्यम कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? 21 खंडों में हुई थी। कितने खंडों में हुई थी? 21 खंडों में हुई थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब अंबेडकर के किस भाषा में लिया गया है? किस भाषा से लिया गया? किस भाषा से लिया गया है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
जाति प्रथा ही भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है बच्चों। क्या ध्यान देंगे कि जाति प्रथा ही भारत की बेरोजगारी का मुख्य कारण है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। तो क्यों? रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। पहले क्या होता था कि जिनका जो जाति होती थी और जिन क्योंकि हमें ये स्वतंत्रता नहीं मिलती थी कि मुझे जो पसंद है मैं वो काम करूं। लेकिन फिर बाद में ये अधिकार भीमराव अंबेडकर साहब ने दिलाया है, जिनसे अब अपने रुचि के लिए रुचि के अनुसार से कार्य कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? आदर्श समाज क्या हो? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भीमराव अंबेडकर ने कहा था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बस जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। देखिए, ये जो हमारे समाज का श्रम ये विभाजन हुआ है, एक्चुअली जिन्हें आप जाति कहते हो, ये जाति एक्चुअली उनके कार्य के आधार पर ही बांटा गया, लेकिन लोग इन्हें एक गलत तरीके से देखते हैं। खैर, मुझे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारे समाज में सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। आप देखिए, अगर लकड़ी की काम है तो जो पूर्ण रूपेण बढ़ई समाज के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे कारीगर होते हैं। दूसरी चीज, को इस आधार पे बांटा गया था, लेकिन लोग इनके गलत फायदे उठाने लगे और उनकी रुचि को दबाने लगे, उनकी स्वतंत्रता को दबाने लगे। तो भीमराव अंबेडकर साहब ने उन्हें वह स्वतंत्रता भी दिलाई और उनका वो अधिकार भी दिलाया जिनके लिए वो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। भारतीय संविधान के निर्माता कौन हैं? तो भीमराव अंबेडकर साहब ही हैं। सच्चे लोकतंत्र में कैसी भाईचारा होनी चाहिए? अगर आप एक सच्चे लोकतंत्र क्या होता है? लोगों की जहाँ पे शासन होती है ना, उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो यदि सच्चे लोकतंत्र में बात की जाए तो कैसी भाईचारा होनी चाहिए? भाई, दूध और पानी की मिश्रण जैसी होनी चाहिए। 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है? 20 के दांत, भैया ये कहानी है। ये क्या है? कहानी है। और इनके रचनाकार कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, 20 के दांत के लेखक कौन हैं? तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है इनके लेखक? तो 20 के दांत के लेखक कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना के बदल घाट में हुआ था। पटना के बदल घाट में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 18 फरवरी 1916 को हुई थी। एंड नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो पटना, ध्यान दीजिएगा, पटना नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई थी? तो पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई थी।
किस विश्वविद्यालय से ललिन बिलोचन शर्मा ने संस्कृत और हिंदी में एमए किया था? ध्यान दीजिएगा, संस्कृत और हिंदी से उन्होंने क्या किया? मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए किया हुआ था पटना विश्वविद्यालय से। कहाँ से किए थे? पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? ललिन बिलोचन शर्मा का। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है? ललिन बिलोचन शर्मा का। 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी से ली गई है। 20 के दांत कहानी किस कहानी संग्रह से ली गई है? 20 के दांत तथा अन्य कहानी से ली गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी किसके अनेक अंतः विरोधियों को उजागर करती है? मध्यम वर्ग के लोगों की। पैसा वाले थे तो गरीब को हल्का में ले रहे थे। उनका कार था काले रंग का। सेन साहब के कार की कीमत कितनी थी? उस वक्त 7500 रुपया का कार था। 7500 मतलब साइकिल वो नहीं आता है जी। अब 7500 का कार लेकर घूम इतरा रहे थे। खैर कोई बात नहीं, समय खराता है सब कुछ बाबू। सेन साहब के यहाँ गिरधर लाल क्या था? अरे किरानी साहब थे, हिसाब किताब करने वाले किरानी थे गिरधर लाल जी। क्या थे? किरानी थे। सेन साहब के बेटे का नाम क्या था? कासू या खोखा था। खोखा क्या था? खोखा या कासू कहिए। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्री थी। पांचों बड़ा सुशील थी। बेटा के लिए कोई कानून नहीं, बेटी के लिए अनेक कानून था। बस यही तो होता है आज के समाज में। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? अरे बाप रे बाप, बिजनेसमैन या इंजीनियर साहब बनाना चाहते थे। घर के बनाए सभी मामलों में कौन अपवाद था? कासू कहे ना, सुसरा एकरा खातिर कोई कानूने नहीं था। और बेटी सब के लिए सब कानून। एकदम पढ़ के जाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सेन साहब अपनी पुत्रियों को मानते थे कठपुतली, इशारा पे नाचने वाली जो होती है ना, जिसके लिए सारा कानून होता है, कठपुतली के तरह। मदन किसका पुत्र था? अरे गिरधर लाल जो किरानी साहब थे उन्हीं का पुत्र था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? 2 दांत में तोड़ा था मार के, समझ गए ना। मदन जो है कासू कौन? खोखा, मारा एक के फेट में 2 दांत बाहर। मदन और कासू के बीच किस खेल को लेकर विवाद हुआ था? लड़ाई झगड़ा होता है ना जी, लट्टू के खेल में। वो नचा लिया और नहीं नचाने देगा, और दिया एक फेट, बस 2 दांत बाहर। जैसे क्रिकेट में नहीं होता है, पहले बैटिंग कर लेगा, अब फील्डिंग का जब बाजिएगा तो नहीं, हमारा पेट दुखने लगा तो मार नहीं होगा जी, मारे होगा। तो इसीलिए मार हो गया मदन और कासू में। जब मार हो गया तो क्या हुआ? 2 दांत तोड़ दिया। मदन ने कासू का कितना दांत तोड़ा? 2 दांत तोड़ा। किस लिए झगड़ा हुआ था? लट्टू के खेल में झगड़ा हुआ था। सेन साहब के ड्राइवर ने किसे धक्का दिया था? मदन को। मदन कार को छूने गया, बेचारा को धक्का दे दिया। बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस कहानी में दर्शाया गया है? 20 के दांत में। 20 के दांत में दिखाया गया है कि बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई किस प्रकार होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ऐसी ही लड़की आगे चलकर चोर डाकू बनते। लड़के होने चाहिए भैया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, लिटिल मिस्टेक होता है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनते हैं? लड़के। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लड़के हैं भैया, लड़की तो शरीफ होती है। लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं। किसने कहा था? सेन साहब कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर क्या बनेंगे? चोर डाकू बनेंगे। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना। गरीब बेचारा था मदन, तो मार खाना उसके लिए तो नॉर्मल सी बात थी। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, ये 5 बहनें थी। किसकी पुत्री थी? सेन साहब की। किसकी बहनें थी? खोखा। ये 5 बहन में एक भाई था, तब नहीं तरा रहा था। अब बाप का इकलौता बेटा होवे करता है शैतान जी, सब नहीं होता है, कुछ होता है।
खोखा के दांत किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। दुइये को दांत तोड़बे किया था, किस खेल में तोड़ा था? लट्टू के खेल में तोड़ा था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था? खोखा। आंखों का तारा मतलब ज़्यादा प्यारा होना बाबू। और इकलौता बेटा था, इकलौता तो ज़्यादा प्यारा होबे करेगा। किसके अनुसार सेना ने सिद्धांतों की को भी बदल दिया था? खोखा के अनुसार। खोखा के अनुसार से सेन साहब ने सारे कानून को बदल दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका था? सेन साहब का था कि भाई मेरा खोखा तो इंजीनियर बनेगा। वो लंबा लंबा फेंक रहे थे। सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? अरे मूर्ख थी, कठपुतली थी, संस्कारी थी, सुशील थी, और पिताजी के इशारों पे नाचने वाली थी। ऐसे ही कह सकते हैं, तो आज के ज़माने में इसको मूर्खे कहता है। कोई बात नहीं बाबू, होता है होता है होता है। अब आपको अधिकार मिल गया है, पढ़िए दबा के और नाम कमाइए। आपको कोई मूर्ख नहीं बना सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में हम क्या सीखे? भारत में हमने क्या सीखा? कौन विद्या है? भाषण है। भाई देखो, मैक्स मुलर जब भारत आए थे ना, तो भारत से बहुत कुछ सीख कर गए थे। तो हम भाषण में कह रहे थे कि देखिए हम भारत से क्या क्या सीखे हैं, तो भाषण दे रहे थे वहाँ पे, समझ गए ना। भारत में हम क्या सीखे? पाठ के लेखक कौन है? मैक्स मुलर साहब है। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। क्या नाम है? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। और ये फ्रेडरिक मैक्स मुलर का घर कहाँ है बउआ? तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। जन्म जर्मनी में, तारीख भारत का। हमारा भारत इतना प्यारा है, इतना महान है, इतना सुंदर है कि विदेशी भी आकर यहाँ एकदम रम जाता है, खो जाता है यहाँ में। समझ गए ना। हमारा भारत अतिथि देवो भव है। मैक्सवेल का जन्म कब हुआ था बाबू? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे? देखो बाबू, मैक्सवेल यहाँ लिखा गया, मैक्स मुलर होना चाहिए था, गड़बड़ा जाता है थोड़ा बहुत, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था बाबू? 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी? 4 वर्ष के ही थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई? तो 4 वर्ष के थे। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? विल्हेल्म मुलर। विल्हेल्म मुलर। मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया? भारत को। भारत तो सोने की चिड़िया है जी, अंग्रेजों ने बहुत लूटा फिर भी नहीं लूट पाया जी। मैक्स मुलर ने किस आयु में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया था? 18 वर्ष की आयु में। किस आयु में? 18 वर्ष की आयु में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था। कठ और कैन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। किसने किया था? मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतों का भी वेदांती कहा? वेदांतियों का भी वेदांती कहा? मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा? स्वामी विवेकानंद ने। महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी? मैक्स मुलर को। किसे दी थी? मैक्स मुलर को। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? महारानी विक्टोरिया ने खुश होकर मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी और वे बेचारे नाराज होकर इसे अस्वीकार कर दिए। किसकी उपाधि को? नाइट की उपाधि को। किसने ये नाइट की उपाधि किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया ने दिया था। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ? 28 अक्टूबर 1900 को। भारत से हम क्या सीखे? भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है। किसने किया है? भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया है।
सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? ग्रामीण भारत में, गांवों में हमारे सच्चे भारत बसते हैं, क्योंकि गांव के लोग जो होते हैं हेल्प नेचर के होते हैं, बहुत ही प्यारा होते हैं बाबू। किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? वॉरेन हेस्टिंग के समय। किस समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निवृत्त विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से है। किससे है? मानव विज्ञान से है। सर विलियम जोन्स समुद्री यात्रा करते भारत कब पहुंचे थे? 1783 में पहुंचे थे। कब पहुंचे थे? 1783 में पहुंचे थे। दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? वॉरेन हेस्टिंग को मिला था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ही उस वक्त के गवर्नर थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा के अनुसार। किसके अध्ययन से? नीति कथा के अध्ययन से। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है संस्कृत भाषा और साहित्य। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल, बड़ा और सबसे संस्कारी वाला है हमारा संस्कृत भाषा बाबू। सबसे पुरानी, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत है, क्योंकि ये देव भाषा कहा जाता है इसे बाबू। क्या कहते हैं इसको? देव भाषा कहते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक प्रकार का ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? एक प्रकार का ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह पाठ की कौन सी विद्या है? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ध्यान दीजिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। एंड हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? छपरा, बलिया। आरा हिले छपरा हिले बलिया हिले लाहो, ये सुने हैं ना? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी वहीं के थे, छपरा बलिया उत्तर प्रदेश के। कहाँ के थे? छपरा बलिया उत्तर प्रदेश के थे, और हिला डाले थे साहित्य को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई थी? 1989 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ में हुआ था? दिल्ली में हुआ था जी। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अशोक के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोक पर्व किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रचना पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आलोक पर्व के। किस पे मिला था? आलोक पर्व पर। बढ़ते नाखून हमें किसकी याद दिलाती है? पार्श्ववृत्ति की बाबू। किसकी दिलाती है? पार्श्ववृत्ति की दिलाती है। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा था? उसकी छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून जो एकदम से कह सकते हैं क्या है भाई, निर्जीव है क्या? काट देने के बाद इसे दर्द नहीं होता है, और काट देने के बाद पुनः बढ़ जाता है। निर्लज है बाबू, निर्लज है जो काटने के बाद पुनः बढ़ जाता है। निर्लज कैसे कहते हैं कि बउआ कतनो भागाओगे दोबारा चलिए आएगा, मतलब कोनो लाज शरम न जकरा ना रहे ओकरा निर्लज कहल जाता है। समझ गए? तो नाखून का है? निर्लज है, बेशरम है भैया, ये बढ़ जाता है, कितनों काटिएगा बढ़िए जाएगा। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह निबंध किस ग्रंथ से लिया गया है? द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। किससे लिया गया है? द्विवेदी ग्रंथावली से लिया गया है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है?
पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है बाबू? नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस देश के लोग बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते हैं? गोंड देश के लोग जानवर के जैसा नाखून रखना पसंद करते हैं। और आपको पता है आदि काल समय में आदि मानव जितने लोग होते थे, आदि मानव लोग अपने नाखून बड़ा बड़ा रखते थे, उससे वह शिकार करते थे। अनामदास का पोथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज अपराधी किसे कहा? नाखून को कहा। निर्लज अपराधी भी कहे ना, नाखून क्या है? निर्लज है कि बार बार काटने के बाद पुनः बढ़ ही जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते? सब पुराने अच्छे नहीं होते और नए खराब नहीं होते। ये कालिदास ने कहा था कि बाबू हर पुराना चीज ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज वेरी बैड नहीं है। पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अब पुराना जो है सब क्या कहते हैं, जितना पुराना ओल्ड इज गोल्ड नहीं हो सकता है और जितना नया वाला है वो खराब नहीं होगा। समझ गए ना? समय के साथ सब कुछ चलेगा। दीची मुनि की हड्डी से क्या बनता है? इंद्र का वज्र बनता है। देखे थे ना इंद्र का वज्र बाबू, बहुत पावरफुल है। ये किसके बना है? एक मुनि जी थे जिनका नाम था दहीची। क्या नाम था मुनि जी का? दहीची। उन्हीं मुनि का हड्डी से इंद्र का वज्र बनाया गया है। इंद्र का वज्र किससे बना है? दहीची मुनि की हड्डी से। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं सर? सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को। सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृति। स्मृति समझते हो? ए बाबू अगर याद ख्याल नहीं रहता स्मृति कहते हैं। याद रखने वाला कहते हैं स्मृति, याद रखने वाला। अनजान स्मृति से कहते हैं सहजात वृत्ति किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति की भाई पहचान है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति की। चलिए 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं 101 क्वेश्चन पर। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। नागरी लिपि क्या है? निबंध है। नागरी लिपि पाठ की कौन सी विद्या है? अरे बाबू निबंध है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी हैं। कौन है? गुणाकर मूले जी हैं। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। कब हुआ था? 1935 में हुआ था बाबू। गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावली महाराष्ट्र में हुआ था। अभी देखे तो अमरावली पर्वत काटने की बात चल रही थी। सरकार कहा है बाबू अगर काटा तो काटा कैसे? जबरदस्ती बाबू। तो अमरावली महाराष्ट्र में है। कहते हैं गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था? अमरावली महाराष्ट्र में। गुणाकर मूले का निबंध कब हुआ था? सॉरी निधन गड़बड़ा जाता है जी। तो गुणाकर मूले का गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास आदि किसकी रचना है? उत्तर में आता है गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले जी खगोलीय विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का साहित्य, इसकी रचना किसने किया है? गुणाकर मूले ने किया है। किसने किया है? गुणाकर मूले ने किया है। किसकी 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है? गुणाकर मूले जी का। किसका हो चुका है? गुणाकर मूले जी का। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकर मूले की। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? गुणाकर मूले की। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? गुणाकर मूले की। किसकी रचना है? गुणाकर मूले की। मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि किसकी रचना है? गुणाकर मूले जी की। ए बाबू जितना विज्ञान से रिलेटेड बात आएगा ना गुणाकर मूले जी के अंदर डाल दीजिएगा। इनके अंदर बहुत गुण था जी, बहुत गुण था। नागरी लिपि के पाठ
गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से ली गई है? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। किससे ली गई है? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहां से प्राप्त हुए? दक्षिण भारत से। कहां से हुए? दक्षिण भारत से। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में बोली जाती है? देवनागरी लिपि में। ए बाबू, कल देवनागरी लिपि लिखना है आप सबको, याद रखिएगा। जब हिंदी पेपर दीजिएगा ना तो वहाँ पूछेगा, है बाबू कौन भाषा में लिखना चाहता है, कौन लिपि, लिपि क्या है? तो लिपि तुम्हारा लिपस्टिक नहीं लिख देना है, हमरा की फेवरेट कौन सा फ्लेवर पसंद है, वो नहीं। देवनागरी कौन सी लिखना है? देवनागरी। क्या लिखना है? देवनागरी। क्योंकि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में बोली जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपनी लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया था? नंदी नगरी। कैसा कहता है? नंदी नागरी के लिए। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहदपाद की। रावण की रचना दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहदपाद की। रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में। देखिए, सबसे पहले रामायण जो लिखे थे वह हमारे वाल्मीकि जी थे, और वाल्मीकि जी आकर संस्कृत में पूरा रामायण लिख दिए। तो संस्कृत बाबू सब तो पढ़ने नहीं जानता है, और पढ़ लिया तो समझता नहीं है, और कहीं कहीं कुछ शब्द का अर्थ जो है कुछ निकाल लेता था। विवाद का कारण होने लगा। धीरे धीरे हमारा संस्कृत का रामायण जो है विलुप्त होने लगा। तब तुलसीदास जैसे महान व्यक्ति का जन्म होता है, और तुलसीदास पुनः उसी रामायण को रामचरितमानस के रूप में लिखते हैं, और सभी लोग आज रामचरितमानस पढ़ते हैं। तो बोलिए प्यार से जय श्री राम। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ये कहाँ की भाषा है? दक्षिण भारत। आजकल देखते हो ना जो साउथ वाला फिल्म, कौन सा फिल्म देखना है? साउथ वाला। तो साउथ की भाषा मतलब क्या है? दक्षिण भारत की भाषा है। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। अरे बउआ, हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। नागरिक लिपि के लेखक कब से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? 9वीं सदी से मिलने लगे थे। भारत, अगला क्वेश्चन है कि भारत में बेतमा दान पत्र किस समय का है? भारत में बेतमा, ध्यान दीजिएगा, बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का। कब का है? 1020 ईस्वी का। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में है। विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? नंदी नागरी लिपि में है। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के। कहाँ के? धारा नगरी के। करीब कितने वर्ष पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने? सर होगा 2 सदी पहले। कब बना था? 2 सदी पहले। केरल के शासकों ने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया था? वीर केलस्य। केरल के न थे जी, जब केरल के थे तो केरल वाला बात लिखवाएंगे। ए बउआ, क्या लिखवाएंगे? केरल वाला बात लिखवाएंगे। तो कहते हैं कि केरल के शासकों ने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया था? तो वीर केलस लिखवाया था। क्या लिखवाया था? वीर केलस लिखवाया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बहादुर से नेक्स्ट टॉपिक है बहादुर। बहादुर कहानी। बहादुर पाठ की कौन सी विद्या है? तो ये कहानी है। बहादुर क्या है? कहानी है। बहादुर के पाठ के लेखक कौन हैं? अमरकांत जी हैं। कौन हैं? अमरकांत जी हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमरकांत का जन्म
कब हुआ था? जुलाई 1925 में हुआ था। अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925 में हुआ था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? नगर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। नगर बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में किसकी कहानी को डिप्टी कलेक्ट्री के से पुरस्कृत किया गया था? डिप्टी कलेक्ट्री से पुरस्कृत किया गया था अमरकांत की कहानी को। किसी कहानी को? अमरकांत की कहानी को। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत। जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? अमरकांत। देखिए बाबू, जिंदगी जो है ना जोंक की तरह रेंगता है ना। जब तक जिंदगी में संघर्ष नहीं तब तक जिंदगी की कोई कहानी बन ही नहीं सकती है ना। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है? अमरकांत की है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि किसकी रचना है? अमरकांत की है। लेखक के लड़के का नाम क्या था? किशोर था। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला था। बहादुर ने किसे पीटा था? अरे भैंस को पीटा था। बहादुर ने किसे पीटा था? भैंस को पीटा था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई थी? माँ के पास आई थी। कहाँ आई थी? माँ के पास आई थी। बहादुर ने किसे पीटा था? भैंस को पीटा था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास आई थी? माँ के पास आई थी। बहादुर अपने घर से कितने रुपए लेकर भागा था? 2 रुपया लेकर भागा था बच्चा। 2 रुपया लेकर भागा था। उस वक्त सोचिए, 2 रुपया लेकर भागा था। अपनी माँ से मार खाकर बहादुर कहाँ छुप गया? झाड़ियों में छुप गया। मम्मी का डर किसको नहीं लगता है जी? दे बेलना दे छोलना हिलाइए देती है बाबू शरीर। तो मम्मी के डर से, मार के डर से झाड़ी में छिप गया। बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? लेखक के साला ने लाया था। अरे वही साला, बीवी की भाई जो सकते हैं हमारे रिश्ते में साला। बहादुर लेखक के यहाँ क्या था? नौकर था। अरे नौकरे ना होगा, है ना। बहादुर का उम्र कितना था? 12 वर्ष था। सोचिए कि 12 वर्ष में मम्मी का मार खा के भाग गया, और भाग गया तो कैसा ज़िंदगी रहा? नौकरों वाली ज़िंदगी रहा। ए बाबू, ये ध्यान दो, आजकल के समय में है ना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़िएगा लिखिएगा तब समाज में सम्मान पाइएगा। इसलिए पढ़िए लिखिए। ये जो कम उम्र में पापा मम्मी के डांट सुनकर भाग जाते हैं कमाने ना, ये बड़ा गलत करते हैं। ये सब नहीं किया कीजिए। माँ बाप डांटते हैं, उनकी डांट में ही प्यार होता है बच्चों। बस माँ पिता जब तक उनके आशीर्वाद, उनकी छाया आपके सर पर है ना, दुनिया की सारी तकलीफ़ें आपके नसीब से दूर होगी, बल्कि आपके जीवन में सारी खुशियाँ होगी और सारी सुख आपके जीवन में होगा। माता पिता का प्यार सब बाबू नसीब से मिलता है। इसलिए माता पिता के मार और डांट से भागिए नहीं, बल्कि उनके सम्मान के लिए काम करिए, मेहनत करिए। ठीक है। ये 12 वर्ष की अवस्था में भाग गया तो नौकरी बन गया जी। आपको नौकर नहीं बनना है, चुपचाप पढ़ना है। ठीक है। बहादुर किशोर से मार खाकर क्या किया? चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। अब देखो, घर में मार के डर से भाग गया। अब मम्मी थोड़ा सा मारी, गुस्सा होके तब भाग गया। ए बाबू, बाहर गया ना तो वहीं उसको खूब ही मारा सब लोग, जो मिल आता था वही बजा देता था। ऐसा ज़िंदगी होता है बाहर में नौकरों की। तो बाबू थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिएगा तो राजा बन जाइएगा, समझ गए ना। क्योंकि कहा जाता है शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीता है वो दहाड़ता है। तो पीजिएगा तभी ना दहाड़िएगा। अब पीजिएगा पानी मतलब डरिएगा कि नहीं पढ़ना बड़ा कठिन है। रे बाबू, पढ़ना बड़ा कठिन है, पढ़िएगा तब मन लगा के तब ना। बहादुर पर रिश्तेदार से कौन सा इंजाम लगाया? देखो बाबू, बाहर गया तो पहले पिटबो किया, इंजामों लगाया। कौन चीज़ का? चोरी का लगाया है बाबू। देखो, सबसे बड़ा चीज़ होता है चोरी का इल्ज़ाम लगा देना। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम? 11 रुपया। बुतरू तो 2 रुपया लेके भागवे गया था जी। 11 रुपया का इल्ज़ाम लगा दिए मथुआ पर। बताइए कहाँ से चुकाएगा गरीब बच्चा?
बहादुर लेखक को क्या कहता था? बाबूजी कहता था। अपना बाबूजी के डर से भाग गया और दूसरा के बाबूजी कहले फिरता है। खैर कोई बात नहीं है बाबू, बाहर जाने के बाद नहीं पढ़िएगा तो बाबूजी जी सबको कहना पड़ेगा और तोरा कोई इज्जत नहीं देगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो पढ़िए लिखिए और बाहर भागिए नहीं। हम देखते हैं बुतरू सब पैसा के लालच में भाग जाता है कमाने के लिए और बाबू जिंदगी बर्बाद कर लेता है। वो सब नहीं होना चाहिए। समझ गए? कितना समझाएं तोरा सनी के हम। बहादुर के हाथ में क्या गिरकर छूट गया था? सिलबट्टा। सिलबट्टा हाथ से छूटकर गिर गया था। बहादुर के क्या नहीं बनाने पर निर्मला से ने उसे पिटा? रोटी नहीं बनाया। अरे बाबू, खाना नहीं बनाओगे तो मार खेबे करोगे। देखो बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का। नेपाल का था रहने वाला। एंड अगला क्वेश्चन है आपका कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर था। दिल बहादुर। और नाम बहादुर और डरपोक वाला काम जी। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण। ए बाबू, मैया है तभी ना मारती है जी, और नहीं जिसको है उससे पूछो कि माँ का ममता क्या होता है, बा भाग जाता है बुढ़बा। खैर कोई बात नहीं है। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? माँ की मार के कारण भाग गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? युद्ध में। सोचिए, बहादुर के पिताजी बहादुर थे, युद्ध के क्षेत्र में उनकी देह शहीद हो गए। वो शहीद मरे नहीं थे जी, शहीद हो गए थे वो। कहिए, समझ गए ना? जो युद्ध में लोग की मृत्यु होती है वो शहीद होते हैं। और सल्यूट है वैसे वीर सपूतों को। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन आए थे, छुट्टी मनाने आए थे। बहादुर कितने वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का था। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो 150 क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं हंसते हंसते, एकदम पार लगा देंगे बाबू, थोड़ा समय दीजिए। परंपरा का मूल्यांकन निबंध। परंपरा का मूल्यांकन निबंध क्या है बाबू? ये निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ की कौन सी विद्या है? तो बाबू जब पूछेगा तो निबंध बोलिएगा। क्या बोलिएगा? निबंध। परंपरा के मूल्यांकन पाठ के निबंधकार कौन हैं? रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उन्नाव उत्तर प्रदेश का उच्च गांव सानी में हुआ था। रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो उन्नाव उत्तर प्रदेश जो राज्य का नाम है के उचाव सानी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उन्नाव उत्तर प्रदेश के उच्च गांव सानी में हुआ था। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के अध्यापक रहे हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय के थे। रामविलास शर्मा किस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में थे? आगरा विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है आपका, रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना है? रामविलास शर्मा की है। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो निराला की साहित्य साधना के लिए। किस लिए मिला था? निराला की साहित्य साधना के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज इत्यादि के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा हैं। कौन है? राम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवादा नहीं है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवादा नहीं है। यह किस निबंध की पंक्ति है? परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं, उनके लिए परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक नहीं है? जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। जार शाही कहाँ स्थित है? जार शाही कहाँ स्थित है? रूस में है। कहाँ है? रूस में है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है निर्णायक। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रभाव कैसा है? वांछनीय और अवांछनीय। अगला क्वेश्चन है,
साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संभव है? समाजवादी व्यवस्था से। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? 1949 से 1953 तक वो भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं। सामाजिक विकास क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस भाषा को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? पूंजीवादी सभ्यता में। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है द्वंद्वात्मक। क्या है? द्वंद्वात्मक। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किनको जाता है? रामविलास शर्मा को। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? हिटलर ने। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य की क्या नहीं हो सकती है? नियामक नहीं हो सकती है। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को क्या कहते थे? महान राष्ट्रीय संग्राम कहते थे। असीमता का क्या अर्थ होता है? पहचान होता है। असीमता का क्या अर्थ होता है? पहचान होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जीत जीत में निखरत हूँ। ये क्या है? साक्षात्कार है, जिसे इंटरव्यू बोलते हैं। जीत जीत में निखरत मैं निखरत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है? साक्षात्कार विद्या है। जीत जीत में मैं निखरत हूँ पाठ के रचनाकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। पंडित बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हो गया? 9.5 वर्ष। कितने वर्ष के थे? 9.5 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? तो शंभू महाराज था। क्या नाम था? शंभू महाराज था। पंडित बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनके पिताजी स्वयं उनके गुरुजी थे। और जिनके पिता गुरु हो, बच्चे का भविष्य एकदम से सुनहरा होता है। पंडित बिरजू महाराज अपना जल किसे मानते थे? अम्मा को। बाबू, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब वह उसकी आयु कितनी थी? 27 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 27 वर्ष के थे। पंडित बिरजू महाराज खुद को किसके सगिर्द मानते थे? पिताजी के मानते थे। पंडित बिरजू महाराज को किसने गांडा बांधा था? पिताजी ने बांधा था। बिरजू महाराज किसके पर्याय माने जाते हैं? नृत्य के। पंडित बिरजू महाराज किसके पर्याय माने जाते हैं? नृत्य के। पंडित बिरजू महाराज के नृत्य की शैली कौन सी थी? कथक थी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस पीढ़ी में हुआ था? 7वीं पीढ़ी में हुआ था। किस पीढ़ी में हुआ था? 7वीं पीढ़ी में हुआ था। बिरजू महाराज की कितनी बहनें थी? 3 बहनें थी। पंडित बिरजू महाराज की सबसे छोटी बहन उससे कितने वर्ष बड़ी थी? 8 वर्ष बड़ी थी। पंडित बिरजू महाराज की सबसे बड़ी बहन उसे कितनी वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष बड़ी थी। पंडित बिरजू महाराज को संगीत भारती लेकर कौन आए थे? कपिला जी आए थे। कौन आए थे? कपिला जी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित बिरजू महाराज ने अंतिम बार अपने पिताजी के साथ कहाँ प्रोग्राम किया था? मैनपुरी में किया था। कहाँ किया था? मैनपुरी में किया था। पंडित बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 13वीं करवाई थी? 2 प्रोग्राम करके अपने पिताजी की 13वीं करवाई थी। पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम पर कितने रुपए कमाए थे? 500 रुपया कमाया था बाबू। 2 गो प्रोग्राम किया तो 500 रुपया कमाया और ये 500 रुपया से अपने पिताजी का 13वीं करवाया। 13वीं समझते हैं ना जी? देहांत के बाद जो क्रियाक्रम होता है उन्हें 13वीं कहा जाता है। पंडित बिरजू किसे अपना शागिर्द मानते थे? शास्त्री को मानते थे। बिरजू महाराज को तालीम किसने दी थी? बाबूजी ने, उनके पिताजी ने दिया था।
बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? कथक के थे। दोबारा रिटर्न क्वेश्चन हो गया। एंड अगला क्वेश्चन चलते हैं। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में है। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा जी थे। हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। हलकारे, ध्यान दीजिएगा, हलकारे का अर्थ होता है संदेश वाहक। क्या होता है? संदेश वाहक। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम था झुमक लाल। नेपाल में कौन थे? झुमक लाल जी थे जो उनके रिश्तेदार थे। 200 क्वेश्चन पार कर गए हैं, 500 पुराना है। वेट करिए, वेट एकदम से धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ देखते रहिए। कल यही एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन, मन गार्डन हो जाएगा बाबू। एकदम से ध्यान से देखते रहिए। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे थे, डर के मारे बिरजू महाराज और उसकी अम्मा कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। बिरजू महाराज का संबंध किस डांस से है? कथक नृत्य से है। बिरजू महाराज कितना रुपया नजराना देकर अपने गुरु पिताजी से गांडा बनवाया था? 500 रुपया देकर। शागिर्द क्या अर्थ होता है? शिष्य। क्या होता है? शिष्य। चलिए अगला पॉइंट आपका आता है। अगला क्वेश्चन है आबिनियो क्या है? एक ललित रचना है। आबिनियो पाठ की कौन सी विद्या है? ललित रचना है। क्या है ये? ललित रचना है। एंड आबिनियो के लेखक कौन हैं? अशोक वाजपेयी हैं। कौन हैं? अशोक वाजपेयी हैं। कौन हैं? अशोक वाजपेयी हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 में हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। अशोक वाजपेयी कहाँ के मूल निवासी थे? मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे। अशोक वाजपेयी की माता और पिता का नाम क्या था? माता का नाम निर्मला देवी थी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी जी थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशोक वाजपेयी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ शुरू की थी? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। कहाँ से की थी? गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। अशोक वाजपेयी ने मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए कहाँ से किया था? दिल्ली से किया था। किसके लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादक कृतियां प्रकाशित है? अशोक वाजपेयी जी के एक पंगत क्या है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी के। तत्पुरुष कहीं नहीं तो वहीं, थोड़ी सी जगह इत्यादि किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन आपका आता है आबिनियो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। आबिनियो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में। आबिनियो क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। आबिनियो क्या है? तो दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अगला क्वेश्चन है, लेखक कितने वर्ष पहले आबिनियो कहाँ स्थित है? दक्षिण फ्रांस में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में स्थित है। आबिनियो क्या है? दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। लेखक कितने वर्ष पहले आबिनियो गए थे? 10 वर्ष पहले आबिनियो गए थे। लेखक आबिनियो में कितने दिन रुके? 19 दिन रुके। कितने दिन रुके? 19 दिन वहीं आबिनियो में वो रुके थे, जो ईसाई मठ है। लेखक ने 19 दिन के प्रवास में आबिनियो में कितनी कविताएं और गद्य लिखे? 33 को कविता बैठे बैठे लिख लिए और 27 को गद्य। फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा है कौन? आबिनियो रहा है। रोन नदी के दूसरी ओर बसा एक छोटा सा शहर कौन था? वो है आपका आबिनियो। कौन सा है? चलिए गलती। रोम नदी के दूसरी ओर बसा एक छोटा सा शहर कौन था? विल्नवन था। विल्नवन है। अब एक छोटा सा गांव क्या है? ये छोटा सा गांव है। रिपीटेड क्वेश्चन रह गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बाबू। अशोक वाजपेयी आबिनियो के साथ ले गए थे, क्या ले गए थे? हिंदी का टाइपराइटर ले गए थे। जो आबिनियो जाने लगे थे वो तो हिंदी का टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें, कुछ संगीत के टैप्स लेकर गए थे। 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक किसका धार्मिक उपयोग रहा है? ला सत्रुज का रहा है। किसका रहा है? ला सत्रुज का रहा है।
ला सतलुज क्या था? ईसाई मठ है। ये क्या है? ईसाई मठ है। पिकासो की प्रकृति का नाम क्या है? ये मादा मोलेज द एवेन्यू है। क्या है? मादा मोलेज द एवेन्यू है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है? एवेन्यू है। क्या है? एवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष एवेन्यू में कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह आयोजित होता है। कैसा समारोह आयोजित होता है? रंग समारोह आयोजित होता है। विल्नम और एवेन्यू के बीच में कौन सा नदी है? रोन नदी है। एवेन्यू क्या है? ईसाई मठ है। एवेन्यू में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अतिथ्यार्थवादी कवि कौन हैं? आंद्रे ब्रिता, रेने सा और पाल एलुआर सभी, ये सभी क्या थे? वहाँ के अतिथि एवेन्यू में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले अतिथ्यवादी कवि कौन थे? आंद्रे ब्रिता थे, रेनेसा और पाल एलुआर सभी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है अशोक वाजपेयी की ललित रचना क्या है? एवेन्यू है। एवेन्यू दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा कैसा शहर है? पुराना शहर है। लेखक एवेन्यू किस लिए गए थे? तो रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। पीटर ब्रूक का विवादग्रस्त महाभारत पहले पहल कहाँ प्रस्तुत किया जाने वाला था? एवेन्यू में किया जाने वाला था। ला सतलुज को किसने बनवाया था? फ्रेंच शासकों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कार्थुसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है जो ला सतलुज है। जारशाही कहाँ है? रूस में है। जारशाही कहाँ है? रूस में है। एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? रोन नदी पर स्थित है। अशोक वाजपेयी को नदी किनारे किसकी कविता याद आती है? विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। किसकी कविता याद आती है? विनोद कुमार शुक्ल की कविता याद आती है। अगला आता है अशोक वाजपेयी नदी की तुलना किससे करते हैं? कविता से करते हैं। अशोक वाजपेयी को नदी से के किनारे विनोद कुमार शुक्ल की कौन सी कविता याद आती है? नदी चेहरे लोगों के। नदी चेहरे लोगों के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मछली पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी विद्या है। मछली पाठ के लेखक कौन हैं? विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकर की कमीज किसकी उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल की। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय किसकी 2 पद्धति कहानी है? प्रसिद्ध कहानी है। पेड़ पर कमरा और महाविद्यालय किसकी 2 प्रसिद्ध कहानी है? विनोद कुमार शुक्ल की। विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार कब मिला था? 1937 में मिला था। कब मिला था? 1937 में मिला था। विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 में मिला था। मछली कहानी किस कहानी संग्रह से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। लेखक के घर मछली कौन खाता था? उसके पिता खाते थे। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां मंगवाई थी? 3 मछलियां मंगवाई थी। अगला क्वेश्चन है पिताजी द्वारा बाजार से लाई गई 3 मछलियां में कितनी मछलियां मरी थी? 1 मछली मर गया था। मछली के लिए मसाला कौन पीस रही थी? माँ पीस रही थी। लेखक को मछली खाने में किसने मना किया था? मछली खाने से किसने मना किया था? माँ ने मना किया था। मछली को कौन काट रहा था? भग्गू काट रहा था। अगला है मछली छूते हुए कौन हिचक रहा था? संतू हिचक रहा था। बच्चे मछली लेकर कहाँ घुस गए थे? पतली गली में घुस गए थे। बच्चों के मन में मछली के प्रति क्या अभिलाषा थी? एक मछली को कुआं में छोड़कर बड़ा करने की। अगला क्वेश्चन है आपको किसने कहा था मेरी छुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती? दीदी ने।
किसने कहा था? मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती। किसने कहा था मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती? दीदी ने। मछली की तरह कौन तड़प रही थी? दीदी तड़प रही थी। मछली कहानी में दीदी का प्रेमी कौन था? नरेन था बउआ, दीदी का प्रेमी था। एक काका सुनते हैं जी। पिताजी ने भग्गू से किसके हाथ तोड़ने के लिए कहा था? नरेन का। देखो ठीक किया, धोइए दिया कि वाह रे बाबू वाह। अरे रे रे, कहता हुआ संतू के पीछे कौन भागा? भग्गू भागा। मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी? 3 मील। घर में कौन हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी? दीदी। प्रेमी पिटा गया था ना, इसीलिए। पूरे घर में कैसे गंदा रही थी? गंध आ रही थी, गंदा है लिखा गया, गंध आ रही थी, मछलियों की गंध आ रही थी। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मध्य वर्ग का। खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? 2। पिताजी किससे नाराज थे? नरेंद्र से। संतू किस कहानी का पात्र है? मछली कहानी का पात्र है। परिवार के किस सदस्य ने मछली से समानता दिखाई पड़ी? दीदी में। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। मछली किस प्रकार की कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। संतू मछली लेकर क्यों भागा? कुएं में छोड़ने के लिए। संतू भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? मकान के नीचे खड़ा हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नौबत खाने में इबादत पाठ में कौन सी विद्या है? व्यक्तिगत चित्रण है। नौबत खाने में इबादत पाठ की कौन सी विद्या है? व्यक्तिगत चित्र है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्र है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 को हुआ था। यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1977 को हुआ था। अगला है, यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। यतीन्द्र मिश्र ने हिंदी भाषा और साहित्य में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? लखनऊ महाविद्यालय से। किस लेख को राजीव गांधी एकता पुरस्कार, रजा पुरस्कार, हेमंत स्मृति, कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान पुरस्कार आदि से सम्मानित किया गया है? यतीन्द्र मिश्र को। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहार डुमराव में 1916 ईस्वी में हुई थी। बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे? उस्ताद सलार हुसैन थे। सुपसिर वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि किसे है? शाह शहनाई को है। बिस्मिल्लाह खान नवाज में क्या मांगते थे? मालिक एक सुर वक्त मांगते थे। क्या मांगते थे? मालिक एक सुर वक्त मांगते थे। बिस्मिल्लाह खां के साथ मुस्लिम धर्म का कौन सा पर्व जुड़ा है? मुहर्रम जुड़ा हुआ है। बिस्मिल्लाह खान जब भी कहीं प्रोग्राम करने तो किस और मुंह करके शहनाई बजाते थे? विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की और मुंह करके बजाते थे। संस्कृति की पाठशाला कहाँ है? काशी में है। संस्कृति की पाठशाला कहाँ है? तो काशी में है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को मिल चुका है भारत रत्न। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान एक दूसरे के थे, पूरक थे। बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खान क्या थे? एक दूसरे के पूरक थे। कौन सा शहर आज भी संगीत के स्वर में जगती है? काशी। संगीत के स्वर पर जगती है काशी। कहाँ मरने पर भी मंगल माना जाता है? काशी में। कहता है काशी में जो मरता है उसको मोक्ष मिल जाता है बाबू। किस व्यक्ति को संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और भारत रत्न से नवाजा गया? उत्तर बिस्मिल्लाह खां को। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां है।
इबादत का अर्थ होता है उपासना। बिस्मिल्लाह खान का संबंध है शहनाई से। अगला क्वेश्चन है आपका कि फटा सुर न बख्शे लुगिया का क्या आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है? फटा सुर न बख्शे लुगिया का क्या अर्थ का क्या आज फटी तो कल सिल जाएगी, उपयुक्त कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खान का है। शास्त्रों ने में आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है काशी। नौबत खाने का अर्थ उत्तर प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। नौबत खाने में इबादत पाठ में लेखक ने किन का व्यक्तिगत चित्रण प्रस्तुत किया? बिस्मिल्लाह खान का। अगला क्वेश्चन है आपका कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था कमरुद्दीन या अमीरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन या अमीरुद्दीन नाम था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पुराना बालाजी मंदिर। 5-6 वर्ष डुमरांव में बिताकर कमरुद्दीन कहाँ गए? काशी आ गए। शहनाई बजाने के लिए किसका प्रयोग होता है? रीड नरकट का। रसूलन बाई थी गायिका। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलाम हुसैन कहाँ के निवासी थे? डुमरांव के निवासी थे, क्योंकि डुमरांव में ही उनका जन्म हुआ था ना। कमीरुद्दीन किनका नाम था? बिस्मिल्लाह खान का नाम था। अरब देश में फूंक कर बजाने वाले वाद्य यंत्र किसमें नाड़ी होती है को क्या कहते हैं? नए कहते हैं। नरेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार को कविताओं का संपादन किस नाम से किया? आर जुलाहे के नाम से किया। अगला है शिक्षा और संस्कृति पाठ की कौन सी विद्या है? शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। कौन है? महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? पोरबंदर और उसके आसपास के स्थानों पर हुई थी। महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब और कहाँ गए थे? 4 दिसंबर 1888 को लंदन यूनिवर्सिटी चले गए थे। महात्मा गांधी का विवाह किसके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 1893 से 1914 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? 1915 में आए थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी थी? बापू की उपाधि दी थी। हिंद स्वराज गांधी जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर या टैगोर को किसकी उपाधि दी थी? बापू की। हिंद स्वराज सत्य के साथ मेरा प्रयोग आदि किसकी पुस्तकें हैं? गांधी जी की। किसकी हैं? गांधी जी की। हरिजन यंग इंडिया आदि पत्रिकाएं किसकी है? गांधी जी की। गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी, जिस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। और गांधी जी की स्मृति में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। बापू कहकर कृतज्ञ राष्ट्र किन्हें याद करता है? महात्मा गांधी को याद करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसा का पहला प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था।
महात्मा गांधी के अनुसार उदास हुआ बढ़िया शिक्षा क्या है? जो अहिंसक प्रतिरोध हो। गांधी जी के अनुसार उदास हुआ बढ़िया शिक्षा क्या है? जो अहिंसक प्रतिरोध हो। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? हृदय की शिक्षा। कौन चाहते थे कि सभी घरों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? गांधी जी। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? अंग्रेजी भाषा के कवि थे। टॉल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक थे। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से में है? शिक्षा संस्कृति शिक्षा पाठ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, पाठ के कवि की विद्या कौन है? कविता है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, पाठ के कवि कौन है? गुरु नानक जी हैं। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1469 में तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। किनका जन्म स्थान ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक के जन्म स्थान का नाम ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? कलूचंद्र खनी था। क्या था? कलूचंद्र खनी था। गुरु नानक के माता का नाम क्या था? तृप्ता देवी थी। गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था? सुलक्ष्मी थी। किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक ने। गुरु नानक की भेंट किस शासक से हुई थी? बाबर से हुई थी। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक देव जी किसके बिना इस जगत में जीवन व्यर्थ मानते हैं? राम नाम के बिना इस जगत में अपना जीवन व्यर्थ मानते हैं। राम नाम के बिना इस जग में जीवन क्या है? व्यर्थ है। गुरु नानक कौन थे? सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक के उपदेश से में मिलता है कि गुरु नानक के उपदेश में मिलता है कि गुरु की महत्ता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा सभी हैं। ये सभी हैं। नानक के उपदेश में क्या मिलता है? गुरु की महत्ता, ब्रह्मा की सर्वशक्तिमता, नाम जप की महिमा, ये सभी। नानक की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ है? सच्चे हृदय में है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा किस पर बल देता है? सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर। बिरथे का अर्थ होता है व्यर्थ। बिरथे का अर्थ क्या होता है? व्यर्थ, मतलब बेकार। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किनकी रचना है? गुरु नानक की रचना है। हरि रस से कवि का क्या अभिप्राय है? राम नाम के जप से। गुरु नानक के पद है ये प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? गुरु ज्ञान के बिना। गुरु नानक किस वर्ग के कवि रहे हैं? निर्गुण भक्ति मार्ग के रहे हैं। ननकाना साहब अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पाठ की कौन सी विद्या है? कविता पाठ है। अति सुधो स्नेह मार्ग है को मार्ग है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पाठ की कौन सी विद्या है? कविता पाठ है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, पाठ के कवि कौन है? घनानंद है। कवि घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1689 ईस्वी में हुआ था। कवि घनानंद किस काव्य धारा के कवि थे? रीतिमुक्त कवि थे। घनानंद की हत्या किसने की थी? नादिर शाह के सैनिकों ने की थी। नादिर शाह के सैनिकों ने की थी। कवि घनानंद की हत्या कब हुई थी? 1739 ईस्वी में हुई थी। 1739 ईस्वी में हुई थी। कवि घनानंद किसके यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। नादिर शाह के सैनिकों ने कवि घनानंद को क्या कहा था? जर 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 जर।
कवि घनानंद ने नादिर शाह के सैनिकों को क्या दिया था? रज 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 अर्थात 3 मुट्ठी धूल दिया था। क्या दिया था? 3 मुट्ठी धूल दिया था। प्रेम के पीर कवि कौन हैं? घनानंद हैं। घनानंद की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी। सुजान सागर विरह लीला रस केली बिली आदि किसकी प्रसिद्ध रचना है? घनानंद की है। घनानंद की भाषा थी परिष्कृत और शुद्र ब्रज भाषा। अति सुधो स्नेह को मार्ग है कविता घनानंद की किसकी रचना है? कृष्णा से ली गई है, घन आनंद से ली गई है। आंसू विहीन ले बरसों के कवि कौन है? घनानंद है। कौन है? घनानंद है। गुरु नानक देव जी पंजाबी भाषा के साथ साथ किस भाषा के कविताएं लिखते थे? हिंदी भाषा में। गुरु नानक जी की भाषा में मेल था ब्रज भाषा खड़ी बोली दोनों का। गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह किसने किया था? सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह कब किया गया था? 1604 ईस्वी को किया गया था। 1604 ईस्वी को। सिख धर्म में गुरु नानक देव जी की रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहिब कहलाता है। जप्पू जी आसिदीवार रही रास और सोहिला किसकी रचना है? गुरु नानक देव जी की है। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कब हुई थी? 1539 को। 1539 को हुई थी। 1539 को हुई थी। गुरु नानक देव जी के मुंह से निकलने अंतिम शब्द क्या थे? वाह गुरु। गुरु नानक के पद में क्या मिलते थे? प्रेम एवं भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत मिलते थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम कौन धो पाढ़ी पढ़े हो कहो मन लेहू पर देहूँ छटाक नहीं पंक्ति किस कविता की है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है। कवि ने पर जैन किसे कहा है? बादल को कहा है। घनानंद के अनुसार कौन सा मार्ग अति सीधा और सरल है? स्नेह का मार्ग अति सीधा और स्नेह है। मार्ग सुजान सागर किनकी रचना है? घनानंद की है। घनानंद की कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? प्रेम की पीड़ा मस्ती वियोग सभी हैं। कवि के अनुसार परहित के लिए कौन देह को कौन धारण करता है? तो परहित के लिए कवि के अनुसार परहित के लिए कौन देह को कौन धारण करता है? मेघ धारण करता है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? घनानंद है। कुंज का अर्थ होता है बगीचा। घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? सेबिया और धनाक्षरी। प्रेम यानी श्री राधिका पाठ कौन सी विद्या है? कविता पाठ है। प्रेमी श्री राधिका के कवि कौन हैं? रसखान हैं। रसखान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था? पाठन राजवंश में हुआ था। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि चले गए थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, रसखान ने किससे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? स्वामी विठल नाथ से ली थी। रसखान ने किससे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? स्वामी विठल नाथ से ली थी। रसखान ने स्वामी विठल नाथ से किसकी दीक्षा ली थी? पुष्टि मार्ग की ली थी। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? उनकी कविता में किसकी गहरी व्यंजना है? तो प्रेम की पीड़ा की है, मस्ती की है, वियोग की है, सभी चीज़ें की उनमें गहरी व्यंजना प्राप्त की गई है। कवि के अनुसार परहित के लिए कौन देह को कौन धारण करता है? मेघ करता है। रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि कौन है? घनानंद जी हैं। कुंजन का अर्थ होता है बगीचा। कुंजन का अर्थ क्या होता है? बगीचा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो सबैया और धनाक्षरी है। क्या है? सबैया और धनाक्षरी है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रेम यानी श्री राधिका
प्रेम यानी श्री राधिका पाठ की कौन सी विद्या है? कविता पाठ की है। प्रेमी श्री राधिका के कवि कौन है? रसखान जी हैं। रसखान का जन्म दिल्ली के किस राजवंश में हुआ था? पठान राजवंश में हुआ था। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रजभूमि चले गए थे। रसखान ने किससे पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली थी? स्वामी विट्ठलनाथ से ली थी। किससे ली थी? स्वामी विट्ठलनाथ से ली थी। रसखान ने स्वामी विट्ठलनाथ से किसकी दीक्षा ली थी? पुष्टि मार्ग की ली थी। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान हैं। किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं हैं? सुजान रसखान में है। कृष्ण की भक्ति से संबंधित रचनाएं किसमें है? सुजान रसखान में है। रसखान किस छंद से प्रसिद्ध है? किस छंद में प्रसिद्ध है? सवैया छंद में प्रसिद्ध है। रसखान किस छंद में प्रसिद्ध है? सवैया छंद में। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो रसखान थे। प्रेम यानी श्री राधिका कविता के दोहे कहाँ से संकलित है? रसखान रचनावली से है। रसखान रचनावली से है। रसखान किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। रसखान के सवैया की भाषा है ब्रज भाषा। रसखान ने प्रेम वाटिका रचना कब की थी? तो 1610 ईस्वी में की थी। रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? 1610 ईस्वी में की थी। रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान परकोटी ने हिंदू बारिये? रसखान ने कहा था। किसने कहा था? रसखान ने कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि करील के कुंजन ऊपर वालों के कवि कौन है? रसखान हैं। करील के कुंजन ऊपर वालों के कवि कौन है? रसखान हैं। कवि ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को कहा है। रसखान के रचनाकार कौन है? रसखान के रचनाकार कौन है? रचनाकाल के समय किसका राजकाल था? रसखान के रचनाकाल के समय किसका राजकाल था? जहांगीर का। कवि रसखान ने किसे चितचोर कहा है? कृष्ण को कहा है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया था सवैया में। कवि रसखान ने प्रेम यानी किसे कहा है? राधा को कहा है। सवैया एक छंद के सिद्ध कवि कौन थे? रसखान थे। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? कृष्ण के। किसके थे? कृष्ण के। अगला क्वेश्चन आता है, स्वदेशी पाठ कौन सी विद्या है? कविता विद्या है। स्वदेशी पाठ के लेखक कौन है? प्रेम घन हैं। प्रेम घन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास कि प्रेम घन का जन्म कब हुआ था? 1855 में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। प्रेम घन का निधन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। प्रेम घन किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रेम घन ने रसिक समाज की स्थापना कब की थी? 1874 ईस्वी में की थी। रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? प्रेम घन ने की थी। आनंद कंदाविनी मासिक पत्रिका तथा नागरी नरीद नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रेम घन ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेम घन स्वरस से। प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेम घन स्वरस से। जीर्ण जनपद किसकी रचना है? प्रेम घन की। जीर्ण जनपद किस रचना है? प्रेम घन की। भारत सौभाग्य किसकी रचना है? प्रेम घन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा रचित कविता कौन सा है? स्वदेशी है। प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? प्रदेश की विद्या पढ़ने से क्या परिणाम हुआ? सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। सबकी विदेशी बुद्धि क्या हो गई? विदेशी हो गई। प्रेम घन जी कवि के साथ साथ थे, निबंधकार भी थे, नाटककार भी थे, समीक्षक भी थे। कवि के अनुसार अब भारत में क्या दिखाई नहीं पड़ता? भ्रातृता दिखाई नहीं पड़ता।
प्रेमघन ने किस कविता में ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है? जीर्ण जनपद में। भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कौन थे? प्रेमघन थे। कौन थे? प्रेमघन थे। हिंदुस्तानी नाम सुनी ये सकुची लाजाता पंक्ति किस कविता से उद्भव है? स्वदेशी से। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजाता पंक्ति किस पंक्ति से कविता से उद्भव है? तो वो है आपका स्वदेशी। कौन है? स्वदेशी। सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात कछु ना अब भारत में दर्शात। ये है भर्त्यता। ये क्या है? भर्त्यता। स्वदेशी कविता कहाँ से संकलित है? प्रेमघन स्वरस से। प्रेमघन स्वरस से। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है जो 450 पार हम लोग करने वाले हैं। भारत माता पाठ की कौन सी विद्या है? कविता पाठ है। भारत माता पाठ के कवि कौन हैं? सुमित्रानंद पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंद पंत हैं। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? 1980 में। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला के कौसानी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है किस कवि के जन्म के 6 घंटे बाद उसकी माता का देहांत हो गया? सुमित्रानंद पंत का। 6 घंटे बाद उसकी माता का देहांत हो गया सुमित्रानंद पंत का। सुमित्रानंद पंत की माँ का नाम क्या था? सरस्वती देवी था। क्या नाम था? सरस्वती देवी था। सुमित्रानंद पंत का निधन कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि कौन हैं? सुमित्रानंद पंत हैं। प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि कौन हैं? सुमित्रानंद पंत हैं। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? लोकायनात है। लोकायनात। सुमित्रानंद पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? लोकायतन है। लोकायतन। उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्राम्या, युगबानी, छिंदवाड़ा इत्यादि किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंद पंत की है। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। सुमित्रानंद पंत को छिंदवाड़ा की रचना के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। सुमित्रानंद पंत कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। भारत माता कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ग्रामीण से। सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास मिट्टी की। भारत माता कविता में भारत माँ का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो हम लोग देखेंगे भारत माता का यथातथ। भारत माता के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? छायायुक्त चंद्र से। सुमित्रानंद पंत को मानवता सौंदर्य ने किस ओर आकर्षित किया है? समाजवाद की ओर। किस ओर किया है? समाजवाद की ओर। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दलित और अभाव से ग्रसित है? वह 30 करोड़। सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? गंगाधर पंत था। गंगाधर पंत था। कवि पंत जी के अनुसार भारत माता का आंचल कैसा है? धूल भरा है। कैसा है? धूल भरा है यानी मैली है। पंत की प्रमुख काव्य कृति क्या है? उच्छ्वास, ग्राम्या, छिंदवाड़ा उपयुक्त सभी हैं। सुमित्रानंद पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदास ने किसे कहा है? भारत माता को कहा है। कवि पंत के अनुसार भारत माता क्या है? ग्राम वासिनी है। पंत के अनुसार गंगा यमुना में क्या प्रभावित हो रही है? भारत माता के आंसू जल। क्या हो रहे हैं? भारत माता के आंसू जल। अगला क्वेश्चन है जनतंत्र का जन्म पाठ है कविता। जनतंत्र का जन्म पाठ क्या है? कविता। कविता जनतंत्र के जन्म के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। राष्ट्र कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1960 को। 23 सितंबर 1960 को। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रामधारी सिंह दिनकर
का जन्म, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर की माँ का नाम क्या था? मनरूप देवी था। क्या था? मनरूप देवी था। क्या था? मनरूप देवी था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह था। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव और उसके आसपास से। दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव और उसके आसपास से। दिनकर जी के कवि के साथ साथ क्या थे? गद्यकार थे। क्या थे? गद्यकार थे। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम इत्यादि किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, क्या क्या नाम बोले? रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हारे को हरिनाम इत्यादि किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की है। अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय इत्यादि किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय पर। किसके लिए मिला है? संस्कृति के 4 अध्याय पर। किस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। दिनकर किस बाद के कवि थे? छायावाद के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? भारतेंदु युग के कवि थे। कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? जनता के लिए। किसके लिए? जनता के लिए। कवि दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कौन है? जो मजदूर और किसान है वही हमारा रियल देवता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति के पद पर रहे थे? भागलपुर विश्वविद्यालय में दिनकर जी उपकुलपति के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है आपका कि कवि दिनकर के किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? जनता के सिर पर। कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? जनता के सिर पर। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? जनता। कवि के अनुसार किससे महलों की निखर जाती है? हुंकारों से। भाफड़े और जल राजदंड बनने को है। यह पंक्ति किस कविता में है? जनतंत्र का जन्म में। किसमें है? जनतंत्र का जन्म में। आधुनिक भारत में जनतंत्र के उद्घोष कविता है जनतंत्र का जन्म। रामधारी सिंह दिनकर किस हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की थी? मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। रामधारी सिंह दिनकर किस हाई स्कूल से मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त की थी? तो मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं उत्तर छायावाद के। रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? वो बिहार के। दिनकर के अगला क्वेश्चन है दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्र की चेतना। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हिरोशिमा से। तो अगला प्रश्न है आपका हिरोशिमा पाठ की कौन सी विद्या है? कविता विद्या है। हिरोशिमा पाठ के कवि कौन है? अज्ञे जी हैं। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान अज्ञे। ये पूछता है आपसे कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है बाबू? तो अज्ञे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बतस्यान अज्ञे। अज्ञे का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 ईस्वी को कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अज्ञे के पिता और माता का नाम क्या था? अज्ञे के पिताजी का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री और माता का नाम वैयंती देवी था। पिता का नाम हीरानंद शास्त्री और माता का नाम वैयंती देवी था। अज्ञे ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो लखनऊ से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? लखनऊ से प्राप्त की थी। कौन सी कवि बहुभाषिकवादी थे? अज्ञे जी थे। भंग दूत, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, विपत, गाथा आदि किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को हुआ था।
अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कवि कौन है? अज्ञेय। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कवि कौन है? अज्ञेय। प्रयोगवाद के सूत्रपात कवि कौन है? अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। आधुनिक सभ्यता की दुर्गतांत मानवीय भविष्यका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा। आधुनिक सभ्यता की दुर्गतांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सी है? हिरोशिमा है। अगला प्रश्न आपका आता है कि हिरोशिमा कहाँ स्थित है? जापान में। हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। अज्ञेय एक प्रमुख कवि के साथ साथ थे कथाकार, विचारक, पत्रकार, ये सभी चीजें उनके अंदर गुण था। अगला प्रश्न है आता है अज्ञेय किस काल के प्रमुख कवि हैं? आधुनिक काल का। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ओ सदा निरा से। अज्ञेय का मूल निवास कहाँ है? करतारपुर, पंजाब। कहाँ है? करतारपुर, पंजाब इनका मूल निवास है। कवि की दृष्टि में किसका रचना हुआ? सूरज मानव को भांप कर सुख गया, मानव का। कवि की दृष्टि में किसका रचना हुआ? सूरज मानव को बनाकर कवि की दृष्टि में किसका रचना हुआ? सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, मानव का। हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका की किसकी करती है? मानवीय विभीषिका की। ए तार सप्तक के संपादक कौन हैं? अज्ञेय हैं। अज्ञेय के अनुसार एक दिन सहरसा सूरज कहाँ निकला? नगर के चौक पर। कहाँ निकला? नगर के चौक पर। अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? प्रयोगवाद के। शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है? अज्ञेय का। नगर के द्वीप किस कवि की रचना है? सच्चिदानंद हीरानंद बख्तियार अज्ञेय। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं, ये किसकी क्या है? फटी मिट्टी से। क्या है? फटी मिट्टी से। अब अगला प्रश्न आता है आपका एक वृक्ष की हत्या से। ठीक है, तो एक वृक्ष की हत्या पाठ की कौन सी विद्या है? कविता है। एक वृक्ष की हत्या कविता के कौन से हैं? लेखक कवि कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? कुमार नारायण है। कौन है? कुमार नारायण है। कुमार नारायण का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 19 सितंबर 1927 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न आता है आपके पास चक्रव्यूह कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इत्यादि किसकी रचना है? कुमार नारायण की है। नगर संवेदना के कवि कौन है? कुमार नारायण है। एक वृक्ष की हत्या कुमार नारायण के किस कविता संग्रह से लिया गया है? इन तीनों से लिया गया है। किससे लिया गया है? इन तीनों से लिया गया है। कवि ने किसे ढूंढा? किसे बूढ़ा चौकीदार कहा है? वृक्ष को। नदियों को क्या होने से बचाना है? नाला होने से बचाना है। हवा को क्या होने से बचाना है? धुआं होने से बचाना है। खाने को क्या होने से बचाना है? जहर होने से बचाना है। क्या बचाना है? जहर होने से बचाना है। अगला प्रश्न है जंगल को क्या होने से बचाना है? मरुस्थल होने से बचाना है। मनुष्य को क्या होने से बचाना है? जंगल होने से बचाना है। कविता में पेड़ के डाल की तुलना कवि किससे करते हैं? राइफल से करते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? नादिरों से करते हैं। किससे करते हैं? नादिरों से करते हैं। अगला है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? वृक्ष रूपी चौकीदार। कवि के अनुसार वृक्ष रूपी चौकीदार की पगड़ी कैसी है? फूलपत्तीदार है। क्या है? फूलपत्तीदार है। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुमार नारायण की है। चक्रव्यूह किसकी रचना है? कुमार नारायण की है। अगला प्रश्न है हमारी नींद पाठ की कौन सी विद्या है? कविता पाठ की विद्या है। हमारी नींद कविता के कवि कौन है? बीरेन डंगवाल है। बीरेन डंगवाल का जन्म कब और कहाँ होता है? 5 अगस्त 1947 को भारती नगर डेहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित होता है? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। अगला प्रश्न है बीरेन डंगवाल को
किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दुष्ट चक्र में सन्नाटा। वीरेन डगवाल को किस कृति के लिए रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था? इसी दुनिया में। अगला प्रश्न आपका आता है, हमारी नींद कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? दुष्ट चक्र से में सन्नाटा। वीरेन डगवाल कवि हैं उत्तर समकालीन के। किसके हैं? उत्तर समकालीन के। कवि के अनुसार धमाके के साथ हुआ था देवी जागरण। क्या हुआ था? देवी जागरण। धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में। मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए इंच। हमारी नींद कविता में किसके जीवन कर्म पूरा होने की बात कही गई है? मक्खी की। किसी कही गई है? मक्खी की। हाँ, दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं वीरेन डगवाल। कवि के अनुसार इंकार करना ना भूलने वाली कौन सी है? हठधर्मी लोग। हमारी नींद कविताओं में नींद किसका प्रतीक है? आलस्य का। कवि वीरेन डगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? संघर्ष। क्या है? संघर्ष। अब अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है अक्षर ज्ञान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्षर का ज्ञान पाठ की कौन सी विद्या है? कविता। अनामिका का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 17 अगस्त 1961 को हुआ था। अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। और अक्षर ज्ञान के लेखक कौन है? अनामिका है। कौन है? अनामिका है। अगला क्वेश्चन है, अनामिका ने नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। अनामिका ने किस विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय से किया था। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, मानचित्र आदि किसकी रचनाएं हैं? अनामिका की। किसकी हैं? अनामिका की। व्यक्ति की विकास का कथा का प्रथम अक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। व्यक्ति की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है? विफलता पर छलके आंसू। काव्यत्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता है? क। क्या नहीं अटता है? क। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? बाल मनोविज्ञान। किसका लिया गया है? बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की कौन सी विद्या है? कविता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? जीवनानंद दास हैं। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? बांग्ला भाषा के कवि हैं। बांग्ला भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवनानंद दास का निधन एक दुर्घटना में कब हुआ था? 1954 में हुआ था। जीवनानंद दास के कितने काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं? 6। जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा प्रबंधोत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? बनलता सेन की। जीवनानंद दास की कविता को श्रेष्ठ काव्य रचना काव्य ग्रंथ का पुरस्कार कब दिया गया? 1952 में। कब दिया गया? 1952 में। फिर लौट कर आऊँगा फिर कविता किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है? प्रयाग शुक्ल द्वारा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? बंगाल में। कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं? अबाबिल, तोता, कौवा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कवि कपास के पेड़ पर किसकी बोली सुनने की बात करता है? उल्लू की। हरा पालक किसकी रचना है? कुमार नारायण की। एंड अगला टॉपिक है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ की कौन सी विद्या है? कविता पाठ है। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ रचनाकार कौन है? रेनर मरिया रिल्के। रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कवि रिल्के का जन्म कब हुआ था?
4 दिसंबर 1875 में रिल्के कवि रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 में। रिल्के के पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? जर्मन भाषा से। दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? रेनर मारिया रिल्के की है। किसकी है? रेनर मारिया रिल्के की है। कवि के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व नहीं रहेगा? ईश्वर का। कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है? जल, पात्र, मदिरा, सभी से। कवि किनका शानदार नवादा गिर जाने की बात करता है? प्रभु का। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? धर्मवीर भारती ने किया। किसने किया है? धर्मवीर भारती ने किया है। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है? धर्मवीर भारती ने किया है। लाइफ एंड सॉन्ग के रचनाकार कौन है? रेनर मारिया रिल्के हैं। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस भाव की है? भक्ति भाव की है। किसकी है? भक्ति भाव की है। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिंदी के वर्णिका पाठ। दही वाला मगम्मा। दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? श्रीनिवास है। कौन है? श्रीनिवास हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम है श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो मस्ती वेंकटेश अंगार्य है। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। दही वाली मंगम्मा पाठ के अनुवादक कौन है? B.R. नारायण है। B.R. नारायण है। मंगम्मा क्या बेचती थी? दही। मंगम्मा का विवाद किससे था? बहू से। मंगम्मा का विवाद किससे था? बहू से। मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजमा। क्या नाम था? नजमा। दही वाली मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? कन्नड़ भाषा की। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी? पोते के लिए। किसके लिए? पोते के लिए। अगला प्रश्न है, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अब्दुरु के पास के गांव की। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? मजबूरी से। कहाँ से कर लिया? मजबूरी से। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ते में। मगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? बंगलोर। कहाँ जाती थी? बंगलोर। क्यों री राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही है? ऐसा किसने कहा? मंगम्मा ने। नजम्मा मंगम्मा की कौन थी? बहू थी। रंगप्पा कौन है? जुआरी है। मंगम्मा अपना पैसा किसके पास जमा करती थी? माजी के पास। मंगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? रंगप्पा ने। मंगम्मा से कर्ज कौन मांग रहा था? रंगप्पा। घर वालों के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? मंगम्मा ने। किसने कहा? मंगम्मा ने। मंगम्मा ने किस कपड़े के ब्लाउज बनाते थे? मखमल के। मंगम्मा के मखमल के ब्लाउज की कीमत कितनी थी? 8 रुपया। मंगम्मा क्या खाती थी? पान सुपारी। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? दही वाला मगम्मा का। दही वाला मगम्मा पाठ के केंद्र में कौन है? मगम्मा है। दहते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? 7 कौड़ी होता है। कौन है? 7 कौड़ी होता है। 7 कौड़ी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया का। 7 कौड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 7 कौड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। किस लेखक के 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? 7 कौड़ी होता का।
सात कोड़ी होता का। दहते विश्वास कहानी के अनुवादक कौन हैं? राजेंद्र प्रसाद हैं। दहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्रा कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पिता का नाम क्या है? लक्ष्मण है। लक्ष्मण कहाँ काम करता है? कोलकाता में करता है। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितने बीघा खेत छोड़ गए? 1 बीघा खेत छोड़ गए। लक्ष्मी के ससुर कहाँ मारे गए थे? बांध में काम करते हुए। लक्ष्मी का घर किस बांध के नीचे था? देवी बांध के नीचे था। दहते विश्वास कहानी में किसका प्रकोप दिखा गया? बाढ़ का। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत नाम था। महाराज ययाति केसरी ने किस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनाए थे? भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए। लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मी के गांव का पढ़ाकू लड़का कौन था? गुणानिधि था। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले किससे बनाती थी? सरपंच साहब को बनाती थी। किसको बनाती थी? सरपंच साहब को बतानी थी। बाढ़ आने की खबर सबसे पहले बतानी थी, सरपंच साहब को बतानी थी। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? 4। लक्ष्मी के कितने बेटियां थी? 2। दहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? उड़ीसा को। दहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? टीले के नीचे। कहाँ है? टीले के नीचे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चंद्रा, शिव शंकर, मकड़ा सभी। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने किया था। लक्ष्मी किस कहानी की केंद्रीय पात्रा है? दहते विश्वास की। किसकी है? दहते विश्वास की। बाढ़ की समस्या किस कहानी में है? दहते विश्वास की। दहते विश्वास किस भाषा से अनुदित किया है? उड़िया में। बाड़ी बाड़ी से गांव के लड़के किसकी निगरानी करते थे? बांध की। अगला प्रश्न है आपका कि लक्ष्मी दोनों लड़कियों और छोटे बड़े को खुसलाकर कहाँ गई? गुहाल में। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? लक्ष्मी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाती थी? लक्ष्मी। अगला पाठ है, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटेलिकार। ईश्वर पेटेलिकार। अगला क्वेश्चन है, माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पटलीकर। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? गुजराती भाषा के। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? गुजराती से। माँ कहानी के अनुवादक कौन हैं? गोपाल दास नागर हैं। माँ कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? मंगू है। मंगू जन्म से ही क्या था? पागल और गूंगी। मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? 4। मंगू के अलावे माँ की कितनी संतानें थी? 3। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कमू। कौन मंगू को अस्पताल भेजना नहीं चाहती थी? माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? गौशाला की। मंगू के गांव की कौन दूसरी पागल लड़की पागल हो गई थी? तो कुसुम। अगला क्वेश्चन है, किसने बार पहली अस्पताल का विरोध नहीं किया? माँ ने। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया? अगहन का। मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती है? छुटकारा। काला पानी किस को लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर पेटलीकार का। अंदर किसी को देखने को जाने का नियम नहीं, यह किसने कहा? मैट्रेन ने। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? बड़े पुत्र को। मंगू जब से पागल थी जन्म से। कब से पागल थी? जन्म से। पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? कमरे में बंद करके। अगला प्रश्न है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? मजिस्ट्रेट का। माँ को कितनी पुत्रियां थी? 2। रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है, किसने कहा? माँ ने। मंगू की याद में कौन पागल था? माँ ने।
अगला प्रश्न है, मंगू को घर से अस्पताल के लिए किस गाड़ी में से ले जाया गया? बैलगाड़ी से। मंगू को अस्पताल छोड़कर मां घर वापस कब आई? 10:45, यानी पौने 11 बजे। पौने 11 बजे। अगला क्वेश्चन है, नगर कहानी के लेखक कौन है? सुजाता। सुजाता का वास्तविक नाम है एस रंगराजन। सुजाता का जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 को। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? चेन्नई, तमिलनाडु में। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? के जमुना। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। किस भाषा में है? तमिल भाषा से। किस लेखक के 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता का। पांडे लोगों की दूसरी राजधानी कौन सी है? मदुरै। नगर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? पपाती। कौन है? पपाती। पपाती किसकी पुत्री थी? बली अम्बाल की। किसकी थी? बली अम्बाल की। पपाती को इलाज के लिए कहाँ भेजा गया था? मदुरै। बली अम्बाल के गांव का नाम क्या था? मुन्नीडीपट्टी। पपाती किस रोग से ग्रसित थे? मेनिंजाइटिस से। किसे था? मेनिंजाइटिस से। किसके कहने पर भी पपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई? बड़े डॉक्टरों के कहने पर भी वह अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। बड़े डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़कर आए थे? ब्रिटेन से। हेड नर्स का नाम क्या था? मिरांडा। बली अम्बाल को बेटी को लेकर सुबह कितने बजे बुलाया गया था? सुबह 7:30 पर बुलाया गया था। बली अम्बाल को कितने नंबर कमरे में भेजा गया था? 48 नंबर कमरे में भेजा गया था। पपाती को लेकर मां किस रंग के रिक्शे में वापस आई? पीले रंग के रिक्शे में वापस आई। पपाती के लिए बली अम्बाल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी? बेदीश्वरन। पपाती के लिए बली अम्बाल ने किस मंदिर में मन्नत मांगी? बेदीश्वरन मंदिर में। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? सुजाता की। पहले दिन पपाती को क्या हुआ था? बुखार हुआ था। पपाती किस पर लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। पपाती बेहोश क्यों पड़ी? तेज बुखार होने के कारण। पपाती की उम्र क्या थी? 12 वर्ष। आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ। ऐसा किसने कहा था? बड़े डॉक्टर ने कहा था। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? तमिल भाषा से। अगला है, बली अम्बाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था? गांव से। लाइन में खड़े होकर कौन अपने मृत पति को कोस रही थी? बली अम्बाल। कौन कोस रही थी? बली अम्बाल। अगला प्रश्न है आपका कि धरती कब तक घूमेगी? इस पाठ के लेखक कौन है? सांवर दैया। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में से अनुदित है? राजस्थानी भाषा से। सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? सांवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? राजस्थानी भाषा के। धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? सांवर दैया। अगला प्रश्न है आपका कि धरती कब तक घूमेगी इस बात के मुख्य पात्र कौन है? सीता। सीता के कितने पुत्र थे? 3। सीता के सबसे बड़े लड़के का नाम क्या था? कैलाश। सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या था? बिरजू। कौन अपना काला ओढ़ना लेकर रुआंसी हो गई थी? सीता। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगी थी? आकाश अनंत नहीं है। सीता को। किसको होने लगा था? सीता को। सीता। अगला क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? 50 रुपया। किस दिन सीता को लगा कि तलापसी बिल्कुल फीकी है? सीता को किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? नहार सिंह वाले दिन। सीता रुआंसी क्यों हो गई अपना काला ओढ़ना देखकर?
तीन बेटे, दो वक्त की रोटी और एक माँ किस कहानी की पंक्ति है? धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी। अगला प्रश्न है, तीन बेटे की माँ कौन थी? सीता थी। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है। एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई? सीता। सीता को रसमलाई किसने दिया था? भंवरी ने। किसने दिया था? भंवरी ने। अगला प्रश्न है, सीता को दाल के हलवे किसने खिलाई? राधा ने। कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा। नारायण की पत्नी कौन थी? भंवरी। बिरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा। दो रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? धरती कब तक घूमेगी। अगला प्रश्न आपका है कि माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? आज दोपहर से। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लड़कती रहे। यह किसने कहा? कैलाश ने। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती है? सीता। किस कहानी में रोटी का सवाल था? धरती कब तक घूमेगी। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा? सीता ने। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों कि आज ये लगभग हम लोगों ने 700-800 क्वेश्चन कर चुके हैं और 800 क्वेश्चन पूरे किताब कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसे देखकर जाइएगा, सुनकर जाइएगा, पढ़कर जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बने रहने के लिए।